हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आर जियोमेट्रिक्स। ये जो हमारे पास है सेकंड वीडियो लेक्चर है हमारे पास प्रीवियस ईयर गेट जियोमेट्रिक्स 2022 के पेपर के एनालिसिस की। तो इसमें हमारे पास जो 2 मार्क्स के कॉमन पार्ट का जो पार्ट ए होता है हमारे पास गेट जियोमेट्रिक्स सिलेबस का 2 मार्क्स के क्वेश्चन बचे थे और हमने पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 27 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी किसी भी ऑप्शन से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड वो सारी हमने एक्सप्लेनेशन के अंदर देखी थी। तो सिमिलरली हमने इस वीडियो में भी जो आगे के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया और जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, फॉर्मूला, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी ऑप्शन से रिलेटेड वो सारी हमने इसमें गैदर की हुई है। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे 27 तो हमने सॉल्व कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में। आज हम 28 से स्टार्ट करेंगे। तो 28 क्वेश्चन जो था वो है हमारे पास, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इक्वेशन आर ऑब्टेन्ड इन ए सर्वे टास्क x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और हमारे पास यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज ऑफ x एंड y विल बी। तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालनी है x और y की। तो हमारे पास दो अननोन है जिनकी हमें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैंने आपको एक जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज है उसमें ऑब्वियसली डिस्कस किया हुआ है कि जितनी वैल्यूज़ की हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालनी है, जितने अननोन्स की, उतनी हमारे पास क्या नॉर्मल इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं। ठीक है, तो हमें क्या नॉर्मल इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, दो नॉर्मल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि दो अननोन है हमारे पास। तो एक्स और वाई के लिए हम नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करके जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हो जाएगी एक्स और वाई की। तो नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक तो उसका वेट, अगर इसमें वेट गिवन नहीं है तो वेट मैटर नहीं करेगा, लेकिन उसका कोफिशिएंट मैटर करेगा क्योंकि इसमें x का कोफिशिएंट 1 है इस इक्वेशन में और y का कोफिशिएंट भी 1 है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे हमारे पास y का 2 कोफिशिएंट है, x का 1 कोफिशिएंट है। तो नॉर्मल इक्वेशन लिखना आपको आना चाहिए। तो नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जैसे सबसे पहले हम क्या नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे x के लिए नॉर्मल इक्वेशन लिखोगे तो क्या, जैसे टू अननोन्स रिक्वायर टू साइमल्टेनियस इक्वेशन, वी नीड टू नॉर्मल इक्वेशंस फॉर x एंड y। तो नॉर्मल इक्वेशन फॉर x लिखोगे तो जिस इक्वेशन में x है, जैसे हमारे पास इस इक्वेशन में भी x है, इसमें भी है, इसमें भी है, उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके उस इक्वेशन को लिखते हैं। तो सबसे पहली जो इक्वेशन है वो हमारे पास उसका x का कोफिशिएंट 1 है और नॉर्मल इक्वेशन फॉर x लिख रहे हैं इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इक्वेशन रह जाएगी। दूसरे में कोफिशिएंट 2 है तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन को, पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कितनी हो जाएगी, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 हो जाएगी। तीसरी जो इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट 1 है तो सेम इक्वेशन रह जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, तीनों को ऐड करके लिखोगे तो ये क्या आ जाएगी, हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन फॉर x आ जाएगी। मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इन तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 मिलेगी। ये क्या है हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन फॉर x हो गई हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली y के लिए लिख लोगे। y के लिए कैसे लिखोगे, पहली वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है तो सेम इक्वेशन, दूसरी में भी y का कोफिशिएंट कितना है, 1 ही है हमारे पास, तो सेम इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। लेकिन जो थर्ड इक्वेशन है उसमें क्या है, हमारे पास कोफिशिएंट 2 है y का, तो हमारे पास ये पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 हो जाएगी। तो 1 2 3 तीनों इक्वेशन को ऐड ऑन करके लिखोगे तो 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 17 हो जाएगी और ये क्या है नॉर्मल इक्वेशन फॉर y हो जाएगी। तो अब आप देखोगे हमारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गई, एक तो 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 और दूसरी मिल गई 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 17। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों को सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, इसमें किसी एक कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ता है। तो हमने क्या x के कोफिशिएंट को इक्वल किया तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया पहली वाली को और दूसरी वाली को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। ये बनी हमारे पास इक्वेशन। फिर हमने सेकंड में से, या मान लीजिए फर्स्ट में से सेकंड वाली को माइनस करके लिखा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 11y इज इक्वल टू -7। तो y की वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी 0.64। तो 0.64 को आप किसी भी एक क्वेश्चन में पुट कर दिए, या तो इसमें या फिर इसमें, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। हमने इक्वेशन 1 में पुट किया तो आपको x की वैल्यू 2.64 मिल जाएगी। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू x और y की 2.64 और 0.64। सिंपल है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारे पास न्यूमेरिकल रिलेटेड है।
इसमें क्या हमारे पास कि इंटरनल एंगल गिवन है, पी क्यू आर ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑब्जर्व्ड इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड यूजिंग ए टोटल स्टेशन, द एंगल्स अलोंग विद देयर प्रोबेबल एरर्स आर गिवन बिलो। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये प्रोबेबल एरर गिवन है 2, 3, 4, और ये हमारे पास एंगल की वैल्यू गिवन है जो मेजर्ड की गई है। करेक्टेड वैल्यू बतानी है हमारे पास एंगल पी क्यू और आर की। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंपल है, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो करेक्शन हम अप्लाई करते हैं वो वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम अप्लाई करते हैं, और जो प्रोबेबल एरर गिवन होता है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम करेक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो यूज होगा वो क्या होगा कि करेक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो भी इनके प्रोबेबल एरर के स्क्वायर के बराबर है। अब हमें ये पता करना है कि करेक्शन कितना होगा इसमें, तो वो कैसे पता चलेगा, ये ट्राइंगल के एंगल से, और हमें पता है कि सम ऑफ ए ट्राइंगल, जो एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के, सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर हम इन तीनों एंगल्स की जो मेजर्ड वैल्यू है उनको अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो आपको कितना मिलेगा 180 डिग्री 0 मिनट और 8 सेकंड मिलेगा, लेकिन होना कितना चाहिए 180 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड होना चाहिए। तो आपको कितना करेक्शन या डिस्क्रिपेंसी देखने के लिए मिल रहा है 8 सेकंड का टोटल करेक्शन, मतलब ये ज़्यादा है हमारे पास, कम करना पड़ेगा, मतलब करेक्शन कितना अप्लाई करना पड़ेगा माइनस का 8 सेकंड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो 8 सेकंड है माइनस का वो इन तीनों एंगल में तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट कितना कितना होगा ये किस पर डिपेंड करेगा, उनकी मोस्ट जो प्रोबेबल एरर की वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो करेक्शन अप्लाई होता है वो प्रोबेबल एरर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास। ठीक है, तो करेक्शन अप्लाई करने के लिए टोटल करेक्शन हमें पता चल गया, और करेक्शन जो अप्लाई होगा प्रोबेबल एरर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मान लेते हैं C1 करेक्शन, C2 करेक्शन, C3 करेक्शन जो अप्लाई किए गए वो एंगल पी क्यू आर में किए गए। तो पी के अंदर हमारे पास प्रोबेबल एरर 2 है, क्यू के अंदर हमारे पास 3 है, और आर के अंदर 4 है। ठीक है, तो इनके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का करेक्शन हो जाएगा, जैसे C1 2 का स्क्वायर, C2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 3 के स्क्वायर का, और C3 जो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। मतलब कितना हो गया, इन तीनों का रेशियो लिखोगे C1 C2 C3 का, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब ये तो हमारे पास रेशियो आ गया, लेकिन टोटल करेक्शन -8 सेकेंड है। तो जब आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, C1 की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल एक तरीका बताता हूँ आपको कि ये जो जितने इनको ऐड ऑन कीजिए, 4 + 9 + 16 कितना हो गया आपको 29 हो गया। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है वो 4/29 हो जाएगा, C1 जो हो जाएगा वो 4/29 पार्ट हो जाएगा 8 सेकेंड का। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो माइनस का 1.1 सेकेंड आ गई। दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है 9 है, तो टोटल का 9 पार्ट हो जाएगा, 9/29 इंटू 8 सेकेंड, माइनस का 2.5 सेकेंड आ गया। और थर्ड जो हो जाएगा C3 वो 16/29 इंटू का 8 सेकेंड, कितना आ जाएगा माइनस का 4.4 सेकेंड। तो C1 C2 C3 की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या है, जो एंगल मेजर्ड एंगल था 40 डिग्री 30 मिनट और 1 सेकेंड था हमारे पास पी की वैल्यू, उसमें हमने +C1 कर दिया, और C1 की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, तो मतलब माइनस का 1.1 सेकेंड हमने इसमें से माइनस कर दिया। तो आपको ये जो वैल्यू मिलेगी वो करेक्टेड वैल्यू मिलेगी, या फिर आप कह लीजिए मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है एक तरीके से कि नियर टू करेक्टेड वैल्यू है। Q जो हो गया C2 हमने ऐड कर दिया, मतलब नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 2.5 सेकेंड हो गया जो भी मेजर्ड एंगल था। तो हमारे पास कितना बच गया 59 डिग्री 59 मिनट एंड 59.5 सेकेंड बच गया। आर की वैल्यू जो है वो 79 डिग्री 30 मिनट 5 सेकेंड की बन है। C3 हमारे पास माइनस का 4.4 सेकेंड है, माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 79 डिग्री 30 मिनट एंड 6 सेकेंड। तो आपको ये चीज़ पता चली होगी कि C1 C2 C3 तीनों को ऐड करोगे तो आपको माइनस का 8 सेकेंड मिलेगा, और ये जो करेक्टेड एंगल्स हैं उनको ऐड ऑन करोगे तो आपको करेक्टेड वैल्यू जो 180 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकेंड होती है वो मिलेगी। ठीक है, तो आपका आंसर ये करेक्टेड वैल्यू ये हो जाएगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जो भी करेक्टेड वैल्यू होगी आपको ऑप्शन C मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर होगा C आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यही एक वेट से रिलेटेड भी होता है, वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम करेक्शन फैक्टर अप्लाई करते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने अपने लेक्चर सीरीज में सॉल्व किए हुए हैं, वहाँ पे आप जाके वीडियो देख सकते हो। फिर हमारे पास है 30 नंबर क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है हमारे पास, क्या हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल्स ऑफ 30 मीटर स्पेशल रिजोल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल DEM वुड बी रिक्वायर्ड टू कवर अ 1:50,000 टोपोग्राफी मैप ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया एज्यूमिंग दैट 1 मिनट इज इक्वल टू कितने 1.85 किलोमीटर है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है
नंबर ऑफ सेल्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ सेल्स निकलेगा कैसे। नंबर ऑफ सेल्स क्या है, इमेज के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स, तो ऑब्वियसली जितना एरिया अपना ग्राउंड पे रहेगा डिवाइडेड बाई एरिया जो कि एक पिक्सल कवर करेगा। कहने का मतलब ये है, उससे क्या हमारे पास नंबर ऑफ पिक्सल्स हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पिक्सल तो हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन 30 मीटर गिवन है, तो सिंपल है कि 30 मीटर बाई 30 मीटर का एरिया कवर होगा पिक्सल के द्वारा, ठीक है। तो ये 900 मीटर स्क्वायर हो गया। बट हमें क्या एरिया ऑफ ग्राउंड पे जो मैप है हमारे पास इस स्केल के हिसाब से कितना कवर करेगा वो देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास सर्वे ऑफ इंडिया की टोपो शीट जो होती हैं उसके स्केल के हिसाब से देखना पड़ेगा कि 1:50,000 स्केल पे कोई भी जो टोपोग्राफी मैप होता है सर्वे ऑफ इंडिया का कितना एरिया कवर करता है। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट शीट्स होती हैं हमारे पास, उनको हम डिग्री शीट्स भी कहते हैं। जैसे डिग्री शीट्स जो है वो देखिए ये टेबल है आपके पास, तो इसमें ये जो स्केल इन सेंटीमीटर है इसी को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, जो 1:50,000 लिख रखा है वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, ठीक है। तो उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो ये है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर में हमारे पास ये एक तरीके से कितना हो गया इसका स्केल, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर हो गया। वो कैसे हो गया देखिए आप, कहने का मतलब है देखिए 1:50,000 है, इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50,000 सेंटीमीटर है। तो इसको पहले आपने मीटर में कन्वर्ट किया तो 2 जीरो चला गया, मतलब कि ये कितना हो गया 500 मीटर हो गया। फिर आपने इसको किलोमीटर में चेंज किया तो डिवाइडेड बाई 1000 किया, मतलब 0.5 किलोमीटर हो गया। तो ये कौन सा स्केल आ गया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर। तो वो ये वाली शीट्स होती है हमारे पास जिसको हम इंच शीट भी कहते हैं, जो 15 मिनट बाई 15 मिनट की होती है। कहने का मतलब है ये जो शीट कवर करेगी वो 15 मिनट बाई 15 मिनट कवर करेगी और इसका स्केल जो होगा वो 1:50,000 होगा, ठीक है। तो हमें बस इस शीट से मतलब है। तो एरिया जो ग्राउंड पर कवर कर रही है वो कितना कर रही है ये वाली शीट, 15 मिनट बाई 15 मिनट। और हमें गिवन है कि 15 मिनट जो है मतलब कि 15 मिनट नहीं 1 मिनट जो है वो 1.85 किलोमीटर के बराबर है। तो 15 मिनट कितना हो जाएगा 15 इंटू 1.85 किलोमीटर, और दूसरा 15 कितना हो जाएगा 15 इंटू 1.85 किलोमीटर। तो इतना किलोमीटर स्क्वायर में ग्राउंड कवरेज आ जाएगा आपका। तो आपके पास सबसे पहले ये शीट पता होनी चाहिए स्केल से कितना वो एरिया कवर करती है हमारे पास ग्राउंड के ऊपर। तो डिग्री शीट्स होती हैं जिनको हम 16 शीट्स में डिवाइड करते हैं 4 रो बाई 4 में। तो ये हमारे पास क्या है टोपोग्राफिक जो मैप्स होते हैं उसमें आपको दिख जाएगा कि सबसे पहले जो भी ग्राउंड होता है हमारे पास जो भी शीट्स होती है उसको 16 शीट्स में डिवाइड किया जाता है। फिर ये वाली 16 शीट का एक पार्ट जो है, क्योंकि ये टोटल कितना 1 डिग्री बाई 1 डिग्री कवर करती है इसीलिए हम इसको डिग्री शीट्स कहते हैं हमारे पास। फिर इसका जो एक पार्ट हो गया वो कितना हो गया, क्योंकि एक डिग्री में कितना 60 मिनट होते हैं, तो 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, तो एक शीट जो हो गई वो कितनी हो गई 15 मिनट बाई 15 मिनट की हो गई, जिसका हमें स्केल से मतलब है जो कि 1:50,000 की होती है, ठीक है। क्योंकि इसी से बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। डिग्री शीट पे पूछा जाता तो उसका जो कवरेज होता है वो 30 मिनट बाई 30 मिनट बाई नहीं होगा, वो 1 डिग्री बाई 1 डिग्री होता है हमारे पास, ठीक है। जिसका स्केल हमारे पास क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर है हमारे पास। और जो 30 मिनट बाई 30 मिनट कवर होता है उसका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.25 किलोमीटर स्केल रहता है हमारे पास। तो हमारे पास बस ये जो फोर्थ कॉलम है फोर्थ रो है उस वाले स्केल पे हमारे पास पूछा गया, तो हमारे पास 15 मिनट बाई 15 मिनट। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इससे आगे काफ़ी क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन भी आएंगे जिससे कि इस टेबल का यूज होगा हमारे पास। तो हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमें क्या पता करना था कि इस स्केल पे 1:50,000 पे टोपोग्राफिक मैप कितना ग्राउंड कवरेज करता है, तो वो करता है 15 मिनट बाई 15 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट की हमें वैल्यू पता है, तो ये कितना हो जाएगा 15 मिनट 2 बार है, तो 15 इंटू का 1.85 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका किलोमीटर हो जाएगा, और इसका भी 15 इंटू 1.85 किलोमीटर हो जाएगा। तो टोटल एरिया ग्राउंड पर कितना कवर है वो निकल जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं कि एरिया कवर्ड बाई मैप तो कितना हो जाएगा 15 मिनट बाई 15 मिनट, तो 15 इंटू 1.85 15 इंटू 1.85 किलोमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में हम कन्वर्ट किया तो 10 की पावर 6 हो गया। तो टोटल कितना एरिया कवर्ड कर रहा है मैप 770.0625 इंटू
10⁶ मीटर स्क्वायर कन्वर्ट कर रहा है, कवर कर रहा है। और एरिया कवर्ड बाई 1 सेल 1 पिक्सल के द्वारा कितना हो रहा है 30 मीटर बाई 30 मीटर। ये क्या है वहाँ पर स्पेशल रिजोल्यूशन की बेसिस पे, ठीक है। टोटल कितना आएगा 900 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ सेल्स कितना हो गया, जो एरिया कवर्ड बाई मैप है डिवाइडेड बाई द एरिया कवर्ड बाई 1 सेल, तो इससे क्या नंबर ऑफ सेल्स आ जाएंगी, कितनी आ जाएंगी 855,625 आपकी नंबर ऑफ सेल्स आ जाएंगी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 31। इसमें बोला है कि ट्रू कलर मतलब करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रू कलर कंपोजिट इज प्रोड्यूस्ड बाय सुपर इम्पोज्ड रेड बैंड इन रेड, ग्रीन बैंड इन ग्रीन, ब्लू बैंड इन ब्लू कलर। तो ये तो ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर ट्रू कलर है तो मतलब जो कलर बैंड का है वही कलर शो करता है, सुपर इम्पोजिंग होता है हमारे पास। और दूसरा क्या है हमारे पास, ट्रू कलर कंपोजिट इज प्रोड्यूस्ड बाय सुपर इम्पोजिंग ब्लू बैंड इन रेड, ग्रीन बैंड इन ग्रीन, रेड बैंड इन ब्लू कलर। तो ये गलत है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन से ए करेक्ट है हमारे पास, जो जिस बैंड का होता है उसी कलर में जाता है हमारे पास। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉल्स कलर कंपोजिट होता है, ठीक है। इज प्रोड्यूस्ड बाय सुपर इम्पोजिंग नियर इंफ्रारेड बैंड इन रेड, रेड बैंड इन ग्रीन एंड ग्रीन बैंड इन ब्लू कलर। तो ये सही है हमारे पास, क्योंकि अगर इसकी थ्योरी देखोगे आप तो एक नेचुरल या ट्रू कलर कंपोजिट क्या होता है हमारे पास, वो एक इमेज होती है डिस्प्लेइंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ विजिबल रेड ग्रीन एंड ब्लू बैंड्स टू कोरस्पॉन्डिंग रेड ग्रीन एंड ब्लू चैनल्स। तो जो कॉम्बिनेशन रहता है हमारे पास वो सेम रहता है हमारे पास, रेड का रेड में, ग्रीन का ग्रीन में, ब्लू का ब्लू में हमारे पास। तो रिजल्टिंग कंपोजिट रिजेंबल दैट व्हाट वुड बी ऑब्जर्व नेचुरली बाय द ह्यूमन आई, क्योंकि विजुअल लाइट्स हमारे पास ह्यूमन आई कैप्चर कर सकती हैं, देख सकती हैं, तो वो कैपेबल होती हैं, तो हमें वही दिखता है जो हमारी मतलब के नेचुरली अवेलेबल होता है हमारे पास। लेकिन स्टैंडर्ड फॉल्स कलर इमेजिंग क्या होता है, आर ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज प्रोड्यूस यूजिंग बैंड्स अदर देन विजिबल रेड ग्रीन और ब्लू एज द रेड ग्रीन एंड ब्लू कंपोनेंट्स ऑफ द इमेज। मतलब ये इसके अलावा हम दूसरा कलर कंपोजिट लेते हैं। तो फॉल्स कलर कंपोजिट अलाउज टू विजुअलाइज वेवलेंथ दैट ह्यूमन आई कैन नॉट सी दैट इज नियर इंफ्रारेड। तो हम इसकी हीट को फील कर सकते हैं, बट इनको जो हमारी आइज है उसको देख नहीं सकती हैं हमारे पास, सिर्फ विजिबल रेंज की लाइट को देख सकते हैं हम, ठीक है। तो यूजिंग बैंड सच एज नियर इंफ्रारेड इंक्रीजिंग द स्पेक्ट्रल सेपरेशन एंड ऑफन इंक्रीजिंग द इंटरप्रेटेबिलिटी ऑफ द डेटा, देयर आर मैनी डिफरेंट फॉल्स कलर कंपोजिट विच कैन हाईलाइट मैनी डिफरेंट फीचर्स। तो जो हमारी आइज देख नहीं सकती उसके अलावा जो बैंड्स होते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, उनका हम यूज करके बाकी मतलब उसका सिग्निफिकेंस एप्लीकेशन जो होता है उसको हम देख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉल्स कलर कंपोजिट प्रोड्यूस्ड बाय सुपर इम्पोजिंग नियर इंफ्रारेड बैंड इन रेड, रेड बैंड इन ग्रीन एंड ग्रीन बैंड इन द ब्लू कलर। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये क्योंकि MSQ है हमारे पास, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन। तो आप देखोगे कि टोन और कलर जो है वो प्राइमरी एलिमेंट, वाइल साइज, शेप और टेक्सचर जो है वो सेकेंडरी एलिमेंट्स होते हैं, सही है हमारे पास। साइज, शेप एंड टेक्सचर आर प्राइमरी एलिमेंट्स वाइल टोन कलर इज ए सेकेंडरी एलिमेंट, ये गलत है। उसके बाद टेक्सचर रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ टोनल रेंजेस इन एन एरिया ऑफ इमेज, सही बात है। हमारे पास टेक्सचर क्या हमारे पास शो करता है कि कोई भी जो हमारे पास इमेज है उसमें हमारे पास जो टोन्स चेंज हो रहे हैं हमारे पास उसकी क्या फ्रिक्वेंसी है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो टेक्सचर हमारे पास वही शो करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है हमारे पास। टोन और कलर जो प्राइमरी एलिमेंट है, वाइल पैटर्न एसोसिएशन है सेकेंडरी एलिमेंट, ये गलत है हमारे पास, ये टर्सरी होता है हमारे पास। तो पहले टेक्सचर के बारे में देखते हैं, टेक्सचर क्या होता है। टेक्सचर रेफर द फ्रिक्वेंसी ऑफ टोनल वेरिएशन इन एन इमेज। Texture is produced by an aggregate unit of features which may be too small to be clearly discerned individually on the image। क्योंकि ये जो डिपेंड करता है हम इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे 3 तरीके के आपको दिखेगा। एक तो ये वाला पोर्शन है जहाँ पे आप इजीली देख सकते हो, है तो दोनों ग्रीन बट इसका जो पैटर्न है ये अलग ट्री शो कर रहा है, ये हमारे पास अलग ट्री शो कर रहा है।
और ये जो हमारे पास शो कर रहा है वो ग्रासी शो कर रहा है, जो कि इतना ज़्यादा डेंस है हमारे पास। तो इसका देखिए, ये जो हमारे पास टेक्सचर होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है by an aggregate unit of feature which may be too small to be clearly discerned individually on the image। तो इमेज पे वो इतना क्लियरली नहीं दिखता इंडिविजुअली। इट डिपेंड्स ऑन द साइज, शेप और साइज, पैटर्न एंड शेडो ऑफ द टेरेन फीचर्स। तो टेक्सचर इज ऑलवेज स्केल और रिजोल्यूशन डिपेंडेंट, कि हम कितने रिजोल्यूशन पे उसकी फोटो ले रहे हैं, इसीलिए वो हम उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो सेम रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट्स मे हैव डिफरेंट इन टेक्सचर हेल्प्स इन देयर आइडेंटिफिकेशन। तो देखिए आप इसका जो ट्रीज हैं ये एक्चुअली हर एक चीज़ का जो कलर है वो ग्रीन कलर है हमारे पास। ठीक है, तो सेम रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ग्रास हो गया, ट्री हो गया, ये सब क्या है, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हमारे पास। तो उनकी आइडेंटिफिकेशन भी हम कर सकते हैं उसके टेक्सचर के बेसिस पे। जैसे कि हमने इस एग्जांपल में लिया, ये हाई रिजोल्यूशन इमेज है, ग्रासलैंड है, ट्री क्राउन्स है, हैव सिमिलर टोन बट ग्रासलैंड विल हैव स्मूथ टेक्सचर कंपेयर टू द ट्री। ट्री क्या है हमारे पास यूनिक, हम उसको इंडिविजुअली देख सकते हैं, लेकिन ये जो पोर्शन है ये हमारे पास ग्रासी पोर्शन है जिसको हम इंडिविजुअली नहीं देख सकते हमारे पास। तो ग्रास का क्या स्मूथ टेक्सचर होता है हमारे पास। स्मूथ टेक्सचर रेफर टू द लेस टोनल वेरिएशन एंड रफ टेक्सचर रेफर्स टू द एब्रप्ट टोनल वेरिएशन इन एन इमेज और टोपोग्राफी। तो टेक्सचर का मतलब है टोनल वेरिएशन, क्या फ्रीक्वेंसी है उसकी। तो इसका जो है हमारे पास वो एब्रप्ट चेंज नहीं होता है, इसका एब्रप्ट चेंज होता है हमारे पास, जिसका रफ टेक्सचर होता है हमारे पास। ठीक है, अब लेकिन हमारे पास ये पिरामिड भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टोन और कलर जो है वो प्राइमरी होता है, साइज, शेप और टेक्सचर जो होता है वो सेकेंडरी होता है, पैटर्न, शेडो टर्शरी होता है, साइट और एसोसिएशन जो है वो हाइयर होता है हमारे पास। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हो। और डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो नीचे की साइड इंक्रीज होती है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ए और सी इसके करेक्ट आंसर थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। उसमें बोला है कि द स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ ए satellite image P is 80 meter and another satellite image Q is 20 meter, each of 512 into 512 pixel size, choose the correct options। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या सबसे पहला ऑप्शन है कि इमेज P will cover 4 times the area of image, दूसरा इमेज P will cover 16 times the area of image Q, minor details will be more clear in image Q as compared to image P। फिर हमारे पास कि इमेज P इज हायर रिजोल्यूशन एंड इमेज Q इज लोअर रिजोल्यूशन। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है। स्पेशल रिजोल्यूशन होता है कि दो जो मतलब कोई भी गैप है किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, हम उनको कितने मीटर के गैप तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक दूसरा अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो वो होता है कि साइज ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल फीचर डेट कैन बी डिटेक्टेड। ठीक है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ पैसिव सेंसर डिपेंड प्राइमरली ऑन देयर इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू। और इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, जो एंगुलर कोन ऑफ विजिबिलिटी होती है किसी भी सेंसर की। जैसे ये हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू है, ये हमारे पास एक पिक्सल साइज हो गया, और इसका जो साइज रहता है वो हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन कहलाता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू पे, जो कि एंगुलर कोन ऑफ विजिबिलिटी ऑफ सेंसर हो गया, एंड डिटरमाइंस द एरिया ऑन द अर्थ सरफेस विच इज सीन फ्रॉम ए गिवन एल्टीट्यूड एट ए पर्टिकुलर मूवमेंट। तो ये हमारे पास क्या है, एरिया है जो हमारे पास इस इंस्टेंटेनियस फील्ड पे हमें ग्राउंड पे दिखता है हमारे पास। द साइज ऑफ द एरिया व्यूड इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द IFOV बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड टू द सेंसर। तो ये जो हाइट रहती है हमारे पास किसी भी सेंसर की, उसको अगर हम इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब बी की वैल्यू जो एक रहेगी, बी तो नहीं रहेगा बट बी की जो एक साइड रहेगी वो हमारे पास किसके बराबर होती है, ए इंटू सी। इंस्टेंटेनियस फील्ड इज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द सेंसर। दिस एरिया ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन सेल। तो ये जो एरिया है हमारे पास क्या है, रिजोल्यूशन सेल कहलाता है, पिक्सल का जो साइज होता है। डिटरमाइंस से सेंसर मैक्सिमम स्पेशल रिजोल्यूशन, तो उसका स्पेशल रिजोल्यूशन क्या रहेगा वो डिपेंड करता है हमारे इसकी वैल्यू के ऊपर। अब देखिए
फाइन स्पेशल रिजोल्यूशन जो है वो हमारे पास ज़्यादा फीचर शो करता है एज कम्पेयर टू द लो और कोर्स रिजोल्यूशन। दूसरा हमारे पास क्या है कि ईच इंक्रीज इन रिजोल्यूशन रिजल्ट एज एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हेल्ड इन द ईच पिक्सल। तो जितना कम वैल्यू रहती है हमारे पास, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का गैप अगर 5 मीटर है और हम इनको इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इमेज में, इसका मतलब उसका स्पेशल रिजोल्यूशन की वैल्यू 5 मीटर है। और ये अच्छी चीज़ है हमारे पास, मतलब कि ये हाई और फाइन स्पेशल रेजोल्यूशन हुआ जिसकी वैल्यू कम होती है हमारे पास। अगर इनके बीच का गैप 20 मीटर होता, मतलब कि कोई भी इमेज जिसका स्पेशल रेजोल्यूशन 5 मीटर से ज़्यादा होगा, मान लीजिए 20 मीटर, तो वो ही इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई या हम इनको डिस्टिंक्ट सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, वैल्यू ज़्यादा है, कोर्सर स्पेशल रिजोल्यूशन होगा उसका और लो स्पेशल रिजोल्यूशन होगा, ठीक है। तो वो इतना बढ़िया नहीं होता है हमारे पास, क्योंकि हम उससे ज़्यादा डिटेल नहीं निकाल पाते हैं। अब एरिया की बात रही, स्पेशल रिजोल्यूशन ये एक साइड हो गई। और जब हम इमेज जो भी एरिया कवर्ड बाई 1 पिक्सल ऑन द ग्राउंड ऑफ द इमेज पी रहेगा, 80 मीटर का स्पेशल रिजोल्यूशन है, तो 80 मीटर बाई 80 मीटर हमारे पास एरिया हो जाएगा, जो कि 6400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इमेज क्यू की बात करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन 20 मीटर है तो 400 मीटर स्क्वायर। तो ऑब्वियसली अगर इसका रेशियो देखेंगे तो इमेज पी का जो एरिया कवर्ड रहेगा और इमेज क्यू का जो रहेगा वो 16 टाइम्स रहेगा एज कम्पेयर टू इमेज क्यू। तो हमारे पास जो इमेज पी एरिया कवर करेगी वो कितना, 16 टाइम्स एरिया ऑफ इमेज क्यू से ज़्यादा कवर करेगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। अगर हम माइनर डिटेल्स विल बी मोर क्लियर इन इमेज क्यू एज कम्पेयर टू इमेज पी, तो जिसकी वैल्यू कम है, जैसे 20 मीटर की वैल्यू कम है, तो ये फाइनर और हाई स्पेशल रिजोल्यूशन हो गया। फाइनर हो गया और हाई स्पेशल रिजोल्यूशन हो गया, मतलब हम इसमें ज़्यादा डिटेल्स गैदर कर सकते हैं। तो इमेज क्यू जो होगी वो ज़्यादा क्लियर होगी हमारे पास और माइनर डिटेल्स हम उनसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, इमेज पी इज हाइयर रेजोल्यूशन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इमेज क्यू का वैल्यू कम है, 20 मीटर है। तो हाइयर रेजोल्यूशन और फाइनल रेजोल्यूशन कौन सा है, इमेज क्यू है हमारे पास, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी और सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे हमारे पास। तो इसमें आपको बस स्पेशल रेजोल्यूशन पता होना चाहिए क्या होता है, उसके बेसिक पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस। अब देखिए हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस है, मतलब कि जो इमेजेस होती हैं सबसे पहले पैंक्रोमेटिक होती है जिसमें 2 बैंड्स होते हैं, और जो ब्लैक एंड वाइट इमेज होती है उसको कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आया था, नंबर ऑफ बैंड्स इंक्रीज होने लगे थे। तो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेज क्या होती है, मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज से भी ज़्यादा नंबर ऑफ बैंड्स रखती है। तो समझ लेते हैं हाइपर स्पेक्ट्रल इमेज पहले क्या होती है, फिर उसके हिसाब से ऑप्शन देखेंगे। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेज डेटा सेट्स आर जनरली कंपोज्ड ऑफ अबाउट 100 to 200 स्पेक्ट्रल बैंड्स। अगर मल्टी स्पेक्ट्रल की बात करेंगे तो कितना होगा, 4, 5, 10 मैक्सिमम इतना बैंड होता है। लेकिन हाइपर स्पेक्ट्रल में नंबर ऑफ जो स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं वो 100 to 200 मीटर तक होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं हमारे पास। लार्ज नंबर्स होते हैं ऑफ रिलेटिवली नैरो बैंडविड्थ, और इनकी जो बैंडविड्थ रहती है वो बहुत स्मॉल रेंज रहती है हमारे पास। नैरो बैंडविड्थ रहती है हमारे पास 5 to 10 नैनोमीटर तक की, मान लीजिए आप, ठीक है। हाइपर स्पेक्ट्रल कैमराज और इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर्स हैव ए हाई स्पेशल रिजोल्यूशन। इनका जो स्पेशल रिजोल्यूशन रहता है वो भी हाई रहता है, मतलब कि वैल्यू कम रहती है, 1 to 30 मीटर तक हम इससे अचीव कर सकते हैं। कपल्ड विद द रेगुलर सैम्पलिंग एवरी 4 to 15 नैनोमीटर ऑफ ए ब्रॉड स्पेक्ट्रल रेंज विच कैन कवर वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम अल्ट्रावायलेट टू थर्मल इंफ्रारेड। तो रेंज तो हमारे पास ज़्यादा हो सकती है, अल्ट्रावायलेट से लेके थर्मल इंफ्रारेड बैंड वेवलेंथ ये हमारे पास यूज करता है अपने स्पेक्ट्रल बैंड्स के अंदर। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेंसर्स विद ए लार्ज नंबर ऑफ कंटिन्यूअस बैंड्स होते हैं हमारे पास। लार्ज नंबर ऑफ कंटिन्यूअस बैंड्स होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ बैंड्स ज़्यादा है, रेंज भी नैरो है हमारे पास, तो ऑब्वियसली ये क्या कंटिन्यूअस बैंड्स यूज करता है हमारे पास। कैरी वैल्यूएबल डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्थ सर्फेस एंड हैव इम्प्रूव्ड द फिजिबिलिटी ऑफ द unambiguously identifying numerous soil and plant absorption features related to mineralogy, liquid water,
क्लोरोफिल, सेल्यूलोज एंड लिग्निन कंटेंट। मतलब अगर हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस की बात करें तो वो छोटी से छोटी डिटेल भी ग्राउंड के ऊपर जो सरफेस के ऊपर अवेलेबल है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी डिटेल हम हाइपर स्पेक्ट्रल इमेज से गैदर कर सकते हैं। तो इसके एप्लीकेशन काफ़ी सारे हैं, जैसे कि क्लोरोफिल, सेलुलो, लिग्निन कंटेंट कितना है हमारे पास, वाटर कंटेंट कितना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं हाइपर स्पेक्ट्रल इमेज से रिलेटेड। तो इसके जो फीचर्स देखे जाए तो बैंडविड्थ हमारे पास लार्ज नहीं होती, नैरो होती है हमारे पास। उसके बाद नंबर ऑफ बैंड्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और बैंड्स जो है वो कंटिन्यूस होते हैं। तो ऑप्शन बी सी डी हमारे पास सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें देखेंगे कि सैटेलाइट बेस्ड नव स्टार जीपीएस ऑगमेंटेशन सिस्टम सीजार। तो नव स्टार जीपीएस का एक तरीके से जीपीएस ही है, उसका दूसरा नाम नव स्टार जीपीएस है। तो कौन कौन से हमारे पास एसबीएएस है? एसबीएएस मतलब कि सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम्स है हमारे पास। तो एक तो हमारे पास क्या है, एग्नोस है, WAS है हमारे पास, गगन है, लेकिन DGPS नहीं है। DGPS एक टेक्निक है हमारे पास, जीपीएस की सर्विंग टेक्निक है हमारे पास। तो SBAS होता है कि हमारे पास ये एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं। सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम्स जो होते हैं वो एक्यूरेसी को इंक्रीज करते हैं, प्रिसीजन को इंक्रीज करते हैं ऑफ एन एग्जिस्टिंग जीपीएस सिस्टम। अब ये डिफरेंट कंट्रीज के होते हैं, वो देख लेंगे कि जीपीएस बाई इटसेल्फ इजंट सफिशिएंट एक्यूरेट टू डू थिंग्स लाइक हेल्प लैंड एयरप्लेन्स और अदर एप्लीकेशंस वेयर देयर इज अ नीड फॉर हाई एक्यूरेसी कंबाइंड विद हाई कॉन्सिक्वेंसेज फॉर फेलियर। मतलब कि अगर आप एविएशन फील्ड की बात करेंगे तो जीपीएस यूज होता है, बट उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम एसबीएस सिस्टम्स का यूज करते हैं। तो जीपीएस के साथ करते हैं तो वो क्या है, हमारे पास WAAS होता है, जिसका नाम क्या है, वाइड एरिया ऑगमेंटेशन सिस्टम। इसको हम क्या है, SBAS भी कहते हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स US के अंदर अवेलेबल है, जो कि मिलिट्री ने डेवलप नहीं किया गया, जो कि एविएशन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने डेवलप किया है। तो WAS जो है वो हमारे पास US के अंदर है, जो कि फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने डेवलप किया है हमारे पास। तो मैंने बताया जैसे कि जहाँ पे एक्यूरेसी और कॉन्सिक्वेंसेज अगर फेलियर होने के ज़्यादा हैं, मतलब कि अगर फेल हो गया तो बहुत ज़्यादा रिस्क है हमारे पास, बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ेंगे। तो वहाँ पे हमें प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो उसको अचीव करने के लिए हमारे पास ये SBAS सिस्टम का यूज करना पड़ता है हमारे पास। तो अमेरिका के अंदर क्या है, हमारे पास WAS है। सिमिलरली ऑलमोस्ट ऑफ ऑल GPS रिसीवर्स सोल्ड टुडे इनकॉर्पोरेट SBAS फीचर्स विद एटलीस्ट WAS एंड ऑफन अदर SBAS सिस्टम्स हैं, जैसे एग्नोस हो गया। एग्नोस क्या है हमारे पास, यूरोपियन यूनियन का है। MSAS है, जापान का है हमारे पास। GPS एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन मतलब गगन, जिसको हम क्या है, रीजनल सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया अपने रीजनल पार्ट को एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। सो हमारे पास ये जो SBAS सिस्टम होता है वो क्या है, इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द GNSS रिसीवर बाय प्रोवाइडिंग रेफरेंस सिग्नल। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो SBAS सिस्टम हमारे पास एग्नोस हो गया, WAS हो गया, ये US का हो गया, ये यूरोप का हो गया, ठीक है, और हमारे पास गगन इंडिया का हो गया। DGPS तो एक टेक्निक होती है, तो ये हमारे पास SBAS सिस्टम नहीं है हमारे पास। और अगर जापान का होता तो आपको याद रखना, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो MSAS होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये भी एक SBAS का सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब ये तो पता है कि नवस्टार GPS जो है वो मिनिमम 24 सैटेलाइट्स कैरी करता है, सही ऑप्शन है। क्योंकि जब 24 सैटेलाइट लॉन्च हो गई थी हमारे पास तो ये फुल्ली डेवलप्ड हो गया था हमारे पास। तो 24 सैटेलाइट से ज़्यादा है, बट मिनिमम हमारे पास 24 सैटेलाइट्स ये कैरी करता है हमारे पास। प्रिसीजन ऑफ GPS पोजिशनिंग इज बीइंग डिफाइंड बाय इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये भी सही है कि जो प्रिसीजन होता है GPS का अपनी पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए, वो उसके स्टैंडर्ड डेविएशन पर डिपेंड करता है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा क्या है हमारे पास, DGPS मेथड प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट 3D पोजिशन देन रिलेटिव स्टैटिक पोस्ट प्रोसेसिंग मेथड। तो ये गलत है कि स्टैटिक जो पोस्ट प्रोसेसिंग मेथड होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है हमारे पास DGPS टेक्निक से। क्योंकि पोस्ट प्रोसेसिंग मेथड में हमारे पास क्या करते हैं कि जो भी डेटा है, एक रेफरेंस रिसीवर रहता है, एक
रोवर रिसीवर रहता है हमारे पास। तो रेफरेंस रिसीवर एक ही पॉइंट पे डेटा को कलेक्ट करता रहता है और रोवर रिसीवर डिफरेंट डिफरेंट अननोन पॉइंट्स पे जाके डेटा को कलेक्ट करता है। फिर लास्ट में इन दोनों डेटा को उनको फिर हम कंप्यूटर में मतलब कि कोई भी सिस्टम होता है उसमें जाके हम उसको करेक्ट करते हैं। हमारे पास जो भी रेफरेंस रिसीवर की रीडिंग्स रहती हैं उस टाइम के कंपैरिजन में उनकी रीडिंग को कंपेयर करके और जो भी करेक्शन अप्लाई होता है उसको कंपेयर करके करेक्ट करते हैं। तो स्टैटिक पोस्ट प्रोसेसिंग मेथड ज़्यादा एक्यूरेट होता है। जीपीएस ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम जियोडेटिक जीपीएस रिसीवर प्रोवाइड लेस एक्यूरेट पोजीशन देन द जीपीएस कोड रिसीवर। तो ये भी गलत है हमारे पास कि जो जियोडेटिक जीपीएस रिसीवर्स होते हैं वो हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं एज कम्पेयर टू द जीपीएस कोड रिसीवर। तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि द नवस्टार जीपीएस positioning is a constellation of 24 satellites developed, launched and maintained by the United States Air Force and that provides positioning, timing and navigation signal free of charge to both military and civilian users worldwide। तो आपको पता है कि जीपीएस से हमारे पास कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं, पोजिशनिंग, टाइमिंग और नेविगेशनल, वो भी फ्री ऑफ चार्ज होता है हमारे पास मिलिट्री पर्पज के लिए भी और सिविलियन यूजर्स दोनों के लिए। GPS space based navigation system है that broadcast highly accurate navigation pulses to users on or near earth। तो हमारे पास GPS से हम एक्यूरेट नेविगेशन सर्विस प्रोवाइड ले सकते हैं नियर और ऑन द अर्थ। इन यूनाइटेड स्टेट्स नविस्टा जीपीएस 24 सैटेलाइट्स होती हैं जो 6 ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करती हैं अर्थ, मतलब अराउंड द अर्थ एवरी 12 आवर्स। तो मतलब दिन में वो 2 बार हमारे पास किसी भी पॉइंट पे विजिट करती हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद डायल्यूशन ऑफ प्रिसीजन होता है, डीओपीज अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द पोजीशन और नेविगेशन सॉल्यूशन एंड चेंज विद रेस्पेक्ट टू द सैटेलाइट मोशन। तो सैटेलाइट मोशन की वजह से हमारे पास जो भी चेंज होता है उसकी एक्यूरेसी जो है वो अफेक्ट होती है वहाँ पर डीओपी की वजह से, डायल्यूशन ऑफ प्रिसीजन की वजह से। और डायल्यूशन ऑफ प्रिसीजन मैंने आपकी वीडियो में समझा रखा है रिमोट सेंसिंग वाले लेक्चर सीरीज में। उसके अंदर क्या है हमारे पास कि रिमोट सेंसिंग नहीं सॉरी जीएनएसएस लेक्चर सीरीज में, और उसके अंदर हमारे पास जो भी पोजीशन होती है सैटेलाइट्स की वो हमारे पास गुड ज्योमेट्री और बैड ज्योमेट्री प्रोड्यूस करती है हमारे पास। तो उसी के बेसिस पे हमारे पास नेविगेशन की जो एक्यूरेसी रहती है, पोजीशनिंग की जो एक्यूरेसी रहती है वो अफेक्ट होती है हमारे पास। और डीओपी जो है वो मल्टीप्लाइड होता है बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेबल्स गिव द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द अननोन पैरामीटर। तो कैसे करते हैं हमारे पास जियोमेट्रिक डीओपी कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज है। फिर पोजिशनिंग डीओपी, हॉरिजॉन्टल डीओपी होता है, वर्टिकल डीओपी होता है, टाइम डीओपी होता है। तो ये सारे डीओपीज कैसे कैलकुलेट होते हैं उसका फॉर्मूला है। और जो थर्ड ऑप्शन था हमारे पास कि स्टैटिक मेजरमेंट जो होता है उसका मतलब है यू सेटअप द जीएनएसएस रिसीवर ओवर द पॉइंट, जैसे मैंने डिस्कस किया है। यू वांट टू डिटरमाइन द पोजीशन, देन इट कैन स्टोर मेजरमेंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो रेफरेंस रिसीवर होता है। Ideally for several years, the setup can often be done very accurately with the help of tripod and optical plummet। तो ऐसा नहीं है कि वो पॉइंट से हिलता रहे, वो उसको फिक्स कर दिया एकदम अच्छे से, हमने उसको सेटअप कर दिया, फोर्स सेंटरिंग कर दी हमने। The static measurements are then combined with simultaneously performed measurements at one or more reference station with a known position। तो ये रेफरेंस रिसीवर हो गया। और हमारे पास रोवर रिसीवर जो है वो मूव ऑन करता है जिसकी हमें पोजीशन डिटरमाइन करनी होती है हमारे पास, जैसे हमने पहले सेटअप किया था। उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ स्टैटिक जीएनएसएस मेजरमेंट विद द लॉन्ग ऑब्जर्वेशन टाइम्स आर ऑफन द मोस्ट एक्यूरेट वे टू डिटरमाइन द पोजीशन, as this gives you the opportunity to use better orbits and make better estimates of other sources of error, for example ionosphere model। तो जब आप पोस्ट प्रोसेसिंग मेथड यूज करते हो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू निकाल रहे हो, क्योंकि आपके पास उसकी जो ऑर्बिट कैलकुलेशन है, इंफॉर्मेशन है, उसको अच्छे से एस्टिमेट करने का टाइम रहता है हमारे पास। और जो भी सोर्सेज ऑफ एरर होते हैं, मान लीजिए आयनोस्फेरिक एरर हो गया, तो वो भी आप इजीली अच्छे से एस्टिमेट कर सकते हो। पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ स्टैटिक मेजरमेंट्स कैन बी डन विद स्पेशल सॉफ्टवेयर और बाय सेंडिंग द स्टोर्ड जीएनएसएस ऑब्जर्वेशन इन सो कॉल्ड राइनेक्स फॉर्मेट टू एन ऑटोमेटेड कैलकुलेशन सर्वर। तो इसमें जितने भी वर्ड हैं, जैसे राइनेक्स फॉर्मेट हो गया, ये एक जेपीएस का डेटा फॉर्मेट होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियो के अंदर डिस्कस की हुई हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक
पोस्ट प्रोसेसिंग स्टैटिक मेथड जो होता है वो कैसे हम एक्यूरेसी से कनेक्ट कर सकते हैं हमारे पास। तो फॉर एग्जांपल SWPOS पोस्ट प्रोसेसिंग सर्विस, हम इसका यूज करके, कहने का मतलब है बेटर एक्यूरेसी हमें अचीव होती है पोस्ट प्रोसेसिंग स्टैटिक मेथड से। अब मल्टी चैनल जियोडेटिक जीपीएस रिसीवर जो होते हैं वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट एडवांटेज और हाईली स्टेबिलिटी होती है, हायर एक्यूरेसी रहती है, एंड मोर कॉमन व्यू सैटेलाइट्स इन लॉन्ग बेसलाइन विद टाइम सिंक्रोनाइजेशन एप्लीकेशन। मतलब कि जियोडेटिक जीपीएस रिसीवर जो है वो ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू द जीपीएस कोड रिसीवर। तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए और बी जो है वो करेक्ट आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। इसमें हमारे पास क्या है, पहला ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है वैसे तो। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास कि फॉर एक्यूरेट जीपीएस पोजिशनिंग जियोमेट्रिक जीडीओपी जियोमेट्रिक डायल्यूशन ऑफ प्रिसीजन शुड बी एज लार्ज और पॉसिबल। पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि डायल्यूशन ऑफ प्रिसीजन जो है वो मिनिमम होना चाहिए हमारे पास। वो क्या होता है, क्यों होता है, वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा हमारे पास इंटीजर एम्बिग्विटी इज एसोसिएटेड विद कैरियर फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्वेशन ऑफ जीपीएस सिग्नल। तो ये सही है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है जीपीएस इज वन वे रेंजिंग सिस्टम फॉर यूजर। सही बात है, क्योंकि हमारे पास जो सिग्नल है वो सैटेलाइट से ही ट्रांसमिट होता है। हम ये नहीं कि रिसीवर से उसको कनेक्ट करते हैं। रिसीवर डायरेक्टली उनको कैप्चर करता है और फिर अपनी पोजीशन कैलकुलेशन करता है। तो जीपीएस जो रिसीवर होता है, जो यूजर होता है, वो सैटेलाइट को कोई कमांड नहीं देता है हमारे पास। तो वन वे रेंजिंग सिस्टम है हमारे पास यूजर के लिए, टू वे रेंजिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन बी और सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए जियोमेट्रिक डायल्यूशन और प्रिसिजन समझ लेते हैं कि हमारे पास कोई भी अर्थ सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट है, कोई भी अननोन पॉइंट है जिसकी हमें पोजीशन कैलकुलेशन करनी है। तो मान लीजिए अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर ये पॉइंट है आपका, और हमारे पास मिनिमम 4 सैटेलाइट्स चाहिए होती हैं किसी भी पॉइंट की 3D पोजीशनिंग करने के लिए। तो 4 सैटेलाइट्स मान लीजिए आपका, अगर मान लीजिए ये वही पॉइंट है अर्थ सरफेस के ऊपर, हम इसी डायग्राम में समझ लेते हैं। तो इसमें आप देखोगे ये पॉइंट की पोजीशन कैलकुलेशन करनी है। इस सैटेलाइट का जो रहेगा वो ये सर्कल रहेगा मान लीजिए, दूसरे का सैटेलाइट का ये सर्कल है, इसका सर्कल जो इमेजिनरी स्फीयर बनाते हैं, मतलब कि ये बताएगा कि पॉइंट हो सकता है इस सर्कल इस स्फीयर के अंदर रहेगा। ठीक है, ये बोल रहा है इस स्फीयर के अंदर रहेगा, ये वाला कह रहा है सैटेलाइट के इसके अंदर रहेगा, और ये वाला बोलेगा कि नहीं इसके अंदर रहेगा। तो इन चारों सैटेलाइट का जो इंटरसेक्शन रहेगा, इसका मतलब वो पॉइंट जो है अननोन पॉइंट जो है जीपीएस रिसीवर जो है वो उस पॉइंट पे आ जाएगा जिसका ये इंटरसेक्शन रहेगा। तो इसका इंटरसेक्शन मतलब ये कम है हमारे पास, कम है मतलब कि गुड डायल्यूशन ज्योमेट्रिक डायल्यूशन ऑफ प्रिसीजन है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या, जितना कम रहेगा उतनी अच्छी चीज़ रहेगी हमारे पास। अब इस केस में देखिए ये बैड ज्योमेट्री कहते हैं हमारे पास। तो इसमें चारों सेटेलाइट्स क्या एक ही डायरेक्शन में, इसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, इसलिए गुड जियोमेट्री है हमारे पास। और ज्योमेट्रिक डायल्यूशन ऑफ प्रिसीजन बेटर है, लेकिन वैल्यू हमारे पास कम है, स्मॉल है हमारे पास। इसमें हमारे पास ये हमारे पास बैड जियोमेट्री है, और इसमें ज्योमेट्रिक डायल्यूशन ऑफ प्रिसीजन ज़्यादा है हमारे पास, क्योंकि हम इसमें एक्यूरेसी अचीव ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कांटेक्ट पॉइंट है, जो इमेजिनरी स्फीयर का जो इंटरसेक्शन एरिया है वो ज़्यादा है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें मतलब है कि पॉइंट इस एरिया के अंदर कहीं पर लाई करेगा, तो एक्यूरेसी कम अचीव होती है। ये कब होती है, जब चारों सैटेलाइट्स एक ही डायरेक्शन में हमें अचीव होती हैं। ठीक है, तो अगर इसकी थ्योरी देखोगे आप कि फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इफ द सैटेलाइट्स आर स्प्रेड अपार्ट इन द स्काई, देन द जीपीएस रिसीवर हैज ए गुड ज्योमेट्रिक डायल्यूशन ऑफ प्रिसीजन, मतलब स्मॉल है हमारे पास, विच इंक्रीजेज द एक्यूरेसी ऑफ द जीपीएस पोजिशनिंग। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में तो फिर बैड ज्योमेट्री मिलेगी, स्प्रेड है स्काई के अंदर, तो वो हमारे पास गुड ज्योमेट्री प्रोवाइड करेगा हमारे पास। बट इफ द सैटेलाइट्स आर फिजिकली क्लोज टुगेदर, देन यू हैव पुअर जीडीओपी, मतलब लार्ज, दिस लोअर्स द क्वालिटी ऑफ द जीपीएस पोजिशनिंग पोटेंशियली बाई मीटर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि द इंटीजर साइकिल एम्बिगिटी एंड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फुल फेज साइकिल्स बिटवीन द रिसीवर एंड द सैटेलाइट एट द फर्स्ट instant of the receiver's lock on. It can also be labeled the carrier phase ambiguity or the cycle count on the at the lock on. तो जब रिसीवर्स लॉक ऑन होता है हमारे पास, तो जो पहला फर्स्ट इंस्टेंट रहता है वो हमारे पास क्या है,
सैटेलाइट और उनके जीपीएस रिसीवर के बीच में उसके जो फुल फेज साइकिल होते हैं उसके नंबर को रिप्रेजेंट करता है क्या, इंटीजर साइकिल एम्बिग्यूटी, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे कि ये जो टोटल फेज है वो किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा प्लस एन, और हमारे पास अल्फा जो है वो फ्रैक्शनल इनिशियल साइकिल है, बीटा जो है वो ऑब्जर्वेशन साइकिल काउंट है, और एन जो है वो करियर फेज एम्बिग्यूटी है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन था कि इंटीजर एम्बिग्यूटी एसोसिएटेड विद द करियर फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन ऑफ जीपीएस सिग्नल, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था हमारे पास, वो आप फॉर्मूले में भी देख सकते हो। दूसरा जो बात है वो हमारे पास क्या है कि द वन वे रेंजिंग यूज्ड इन जीपीएस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, द ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स फ्रॉम द सैटेलाइट्स आर कलेक्टेड बाय द रिसीवर नॉट रिफ्लेक्टेड, मतलब कि सैटेलाइट से ट्रांसमिट करती हैं, इधर से कोई भी कमांड नहीं जाती है वहाँ पर यूजर से या रिसीवर से, तो ये वन वे रेंजिंग है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन इसके करेक्ट हो गए वो बी और सी करेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ड्यूरिंग जीपीएस सर्वेइंग इनिशियलाइजेशन ऑफ रोवर रिसीवर इज रिक्वायर्ड फॉर, तो इसमें हमारे पास सर्विंग टेक्निक्स दे रखी हैं, जैसे रिलेटिव स्टैटिक मेथड हो गया, रिलेटिव काइनेमेटिक मेथड हो गया, स्टॉप एंड गो मेथड हो गया, काइनेमेटिक ऑन फ्लाई मेथड हो गया। तो हमें पूछा गया है कि जो इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है रोवर रिसीवर का वो कौन कौन सी टेक्निक्स के या सर्विंग के अंदर करना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि काइनेमेटिक के अंदर करना पड़ता है हमारे पास, और दूसरा स्टॉप एंड गो मेथड के अंदर करना पड़ता है। जनरली दोनों सिमिलर ही होते हैं, एक थोड़ा सा डिफरेंस रहता है हमारे पास, तो वो चीज़ समझ लेंगे अभी हम एक्सप्लेनेशन के अंदर। तो ऑप्शन बी और सी जो है वो इसके करेक्ट आंसर है। अब जैसे कि हमने रिलेटिव स्टैटिक मेथड तो देख लिया था कि पोस्ट प्रोसेसिंग जो मेथड है वो जनरली रिलेटिव स्टैटिक मेथड ही कहलाता है, और उसमें हमारे पास कोई भी रोवर रिसीवर की इनिशियलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वो सिंपली पॉइंट जो अननोन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर डेटा कलेक्ट करके हम कंप्यूटर के अंदर या कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर उसको करेक्टिफाई कर सकते हैं, तो इसमें इनिशियलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए तो ऑब्वियसली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब बात आती है हमारे पास कि ये जो काइनेमेटिक मोड होता है जीपीएस सर्वेइंग का, वो क्या है हमारे पास कि काइनेमेटिक मोड ऑफ जीपीएस सर्वेइंग क्या है कि दिस इज द मोड ऑफ पोजिशनिंग फ्रॉम ए मूविंग प्लेटफॉर्म, दैट इज व्हेन द एंटीना इज इन मोशन, दिस इज द मोड यूज्ड इन नेविगेशन वेयर यूजली ओनली ए सिंगल रिसीवर इज यूज। ठीक है, जब एक सिंगल यूज रिसीवर यूज किया जाता है, बट अनलाइक इन नेविगेशन द काइनेमेटिक मेथड यूज्ड इन सर्वेइंग इज अ रिलेटिव पोजिशनिंग मेथड वेयर वन एंटीना प्लस रिसीवर इज स्टेशनरी एंड वन एंटीना प्लस रिसीवर इज मूविंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्टॉप एंड गो भी जो है वो काइनेमेटिक का ही मतलब एक पार्ट है। तो पहले पूरी थ्योरी देख लेते हैं और फिर पूरा अच्छे से समझेंगे क्या होता है हमारे पास। तो काइनेमेटिक के अंदर क्या होता है कि एक एंटीना और रिसीवर स्टेशनरी होता है, और एक एंटीना और रिसीवर क्या होता है हमारे पास मूविंग होता है हमारे पास। व्हेन द मूविंग रिसीवर इज इन कांस्टेंट मोशन इज एज इन नेविगेशन इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस काइनेमेटिक, जो कि हमारे पास क्या है रिलेटिव काइनेमेटिक मेथड है हमारे पास। और अगर हमारे पास जो स्टेशनरी जो मोस्ट सर्विंग एप्लीकेशन में क्या है स्टॉप एंड गो काइनेमेटिक भी यूज होता है, जिसके अंदर हमारे पास अननोन पॉइंट्स के ऊपर थोड़ी देर के लिए उस रिसीवर को ऑन करके रखना पड़ता है, जिससे कि वो अपना रीडिंग कैलकुलेट कर ले। अगर वो कंटिन्यूसली मूविंग है तो वो काइनेमेटिक होता है हमारे पास। ठीक है, कंटिन्यूस काइनेमेटिक होता है। तो द स्टेशनरी रिसीवर को हम बेस रिसीवर कहते हैं, इज प्लेस्ड एट ए नोन पॉइंट, ये भी याद रखना है कि नोन पॉइंट के ऊपर हमारे पास उस बेस रिसीवर को सेटअप करते हैं एट ए नोन पॉइंट, वाइल ए सेकंड रिसीवर जिसको हम रोवर रिसीवर कहते हैं विल विजिट एट, ये हमारे पास एट अननोन है हमारे पास, तो ये आप करेक्ट कर लेना एट अननोन पॉइंट्स रोवर विल ऑक्यूपाई ईच अननोन पॉइंट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम लेस देन 2 मिनट्स, हेंस द टर्म स्टॉप एंड गो सर्विंग। तो अगर आप स्टॉप एंड गो टेक्निक यूज करो इसका मतलब वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अननोन पॉइंट्स के ऊपर सेटअप होता है अपनी रीडिंग लेने के लिए, ऑक्यूपाई होता है हमारे पास। इट इज पॉसिबल टू कंबाइन बोथ कंटिन्यूअस एंड स्टॉप एंड गो मेथड्स इन द सेम सर्वे। इट ऑल्सो इज पॉसिबल टू ऑपरेट मोर देन वन रिसीवर वन रोवर विद सेम बेस स्टेशन। तो हमारे पास अगर हो सकता है कि एक ही बेस स्टेशन हो और हमारे पास रोवर रिसीवर एक से ज़्यादा हो हमारे पास। ठीक है, द एक्यूरेसी ऑब्टेन्ड इज नॉट गुड एज डेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टैटिक सर्वेइंग बट इज बेटर देन ऑब्टेन्ड इन द मोस्ट सर्वे। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखे थे कि स्टैटिक जो होता है वो ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, काइनेमेटिक से भी ज़्यादा प्रोवाइड करता है हमारे पास। द सिंगल मोस्ट एडवांटेज ऑफ स्टॉप एंड गो सर्विंग इज इट्स स्पीड,
मतलब जल्दी जल्दी हम सर्वेइंग कर सकते हैं इससे। दिस मेथड ऑल्सो हैज सर्टेन लिमिटेशन, जैसे इनिशियलाइजेशन हो गया कि एन इनिशियलाइजेशन प्रोसेस इज टू डिटरमाइन द इंटीजर बायसेस ऑफ एट लीस्ट 4 सैटेलाइट्स इज नीडेड एट द बिगिनिंग। ठीक है, तो इसमें इनिशियलाइजेशन प्रोसेस की जरूरत पड़ती है हमारे पास। द लॉक ऑन द सेम 4 or more satellites must be maintained during the entire survey. For this reason, kinematic GPS surveying is suitable for an area where there are no large overhanging trees, overpasses or such structures in rover's route. अब देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि हमारे पास दो रिसीवर रहते हैं। एक होता है हमारे पास बेस रिसीवर, और बेस रिसीवर का जो पॉइंट जिसके ऊपर हम सेटअप करते हैं वो नोन पॉइंट होता है, मतलब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी पता होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब दूसरा जो रिसीवर रहता है वो होता है हमारे पास बेस रिसीवर, सॉरी ये क्या हमारे पास रोवर रिसीवर है जो मूव करता है डिफरेंट अननोन पॉइंट्स पर जिसकी हमें रीडिंग चाहिए होती है। अब देखिए इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, यहाँ पर सैटेलाइट्स हैं जो मूव करेंगी, और ये जो बेस जो रिसीवर है वो भी हमारे पास सैटेलाइट से अपनी पोजीशन कैलकुलेट करता रहता है, और फिर ये जो है वो कंपेयर करता है जो अपना नोन पॉइंट है हमारे पास। तो जो भी एरर होता है वो यहाँ पे फॉरवर्ड करता रहता है, और ये रियल टाइम में ही हमारे पास उसको करेक्टिफाई करती रहती हैं। तो ये क्या रियल टाइम काइनेमेटिक कहलाता है, आरटी के। ठीक है, अब बात हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टॉप एंड गो और काइनेमेटिक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बेस स्टेशन है वो तो हमारे पास नोन पॉइंट के ऊपर फिक्स रहता है और अपनी रीडिंग को कैलकुलेट करता रहता है। जो दूसरा रोवर रिसीवर है वो मूव करता है। अब मूव करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं कि ये अननोन पॉइंट्स के ऊपर अगर किसी ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो स्टॉप एंड गो टेक्निक कहलाएगी। अगर वो मूव कर रहा है और कहीं पर रुक नहीं रहा है तो वो हमारे पास काइनेमेटिक टेक्निक कहलाती है। बट ये जब हम दोनों टेक्निक का यूज करते हैं तो ये रोवर रिसीवर और बेस रिसीवर दोनों रिसीवर को 2 से 5 मिनट, आई थिंक 5 मिनट तक हम इसको इनिशियलाइजेशन प्रोसेस में स्टार्टिंग में ही दोनों का इनिशियलाइजेशन करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये हम 5 मिनट तक स्टेशनरी रख देते हैं दोनों रिसीवर को, और जिससे कि अपना सैटेलाइट से इनिशियलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो कर सकें। तो काइनेमेटिक और स्टॉप एंड गो दोनों टेक्निक के अंदर हमारे पास इनिशियलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जब भी 4 सैटेलाइट से कम सैटेलाइट्स के अंदर ये रिसीवर जो रोवर रिसीवर है अगर उसके कांटेक्ट में रहता है तो मतलब कि इसको दोबारा इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा हमारे पास। तो मिनिमम 4 सैटेलाइट से इसको कांटेक्ट बना के रखना पड़ता है अपना। अगर 4 से कम सैटेलाइट्स उसको मिल रहे हैं किसी भी पॉइंट पे तो आपको उस पॉइंट पे जाना पड़ेगा जहाँ पे 4 सैटेलाइट्स मिलेंगी, जिससे कि वो इनिशियलाइजेशन दोबारा फॉलो करे हमारे पास। तो वही चीज़ कही यही है कि हम काइनेमेटिक जो कंटिन्यूस मूविंग चल रहा है उसको हम यूज कर सकते हैं सूटेबल बड़े एरिया के लिए, जब मान लीजिए कोई ओवर हैंगिंग ट्रीज नहीं है, क्योंकि उस केस में भी अगर मान लीजिए 4 से कम सैटेलाइट्स मिल रही हैं तो आपको काइनेमेटिक मेथड के अंदर भी उसको इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। तो आपको अब टेक्निक मैंने क्लियर सिंपल भाषा में समझा दी है। तो कहने का मतलब है कि रिलेटिव काइनेमेटिक और स्टॉप एंड गो मेथड के अंदर क्या है जो है वो इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है रोवर रिसीवर का। ठीक है, तो ऑप्शन बी और सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेंट्रोइड ऑफ ए पॉलीगन इज। तो पहले हम सेंट्रोइड ऑफ पॉलीगन समझ लेते हैं कि कोई भी पॉलीगन फीचर जो होता है सेंट्रोइड वो होता है, वो ज्योमेट्रिक सेंटर भी कहलाता है हमारे पास। इट कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ एज द एवरेज कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विद इन द पॉलीगन। तो जितने भी पॉलीगन्स होते हैं उन सब का एवरेज भी निकालोगे कोऑर्डिनेट्स का तो वो हमारे पास सेंट्रोइड देता है हमारे पास। द सेंट्रोइड इज द अर्थमेटिक मीन पोजिशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द शेप। तो अर्थमेटिक मीन भी होता है हमारे पास जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हमने इसमें देखा था एवरेज कोऑर्डिनेट होता है हमारे पास। ठीक है, इनफॉर्मली इट इज द पॉइंट एट विच द कट आउट ऑफ द शेप could be perfectly balanced on the tip of a pen. The geometric centroid of a convex object always lie in the object. A non-convex object might have a centroid that is outside the object itself. तो देखिए ये जो सेंट्रोइड होता है वो सबसे पहली बात सेंटर पॉइंट नहीं होता है हमारे पास, ये वेट के हिसाब से उसका सेंटर पॉइंट होता है। कि अगर आप किसी भी वेट का सेंटर पॉइंट लेते हो जिसको हम ज्योमेट्रिक सेंटर कहते हैं हमारे पास, तो ज्योमेट्रिक सेंटर तो होता ही है सेंट्रोइड। अगर आप उसको किसी भी पिन पे रखते हो, उस पॉइंट को पिन पर भी रखोगे तो वो बैलेंस रहेगा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका। ठीक है, तो
अगर पॉलीगन की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज कोऑर्डिनेट्स होता है, जितने भी पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। तो जैसे इसमें देखोगे आप, तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, वो तो ये है हमारे पास, ठीक है। बट ये हमारे पास सेंट्रोइड नहीं है। सेंट्रोइड क्या है हमारे पास, आउटसाइड द स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं कि जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ ए पॉलीगन, सही बात है, हमारे पास सेंट्रोइड होता है। अर्थमेटिक मीन पोजीशन ऑफ ऑल द वर्टिसेज इन टू कोऑर्डिनेट डायरेक्शन, सही बात है, ये भी हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है। द पॉइंट एट विच ए कट आउट ऑफ ए पॉलीगन कुड बी परफेक्टली बैलेंस्ड ऑन द टिप ऑफ ए पेन, ये भी सही बात है हमारे पास, कि वेट का हमारे पास सेंटर पॉइंट होता है हमारे पास। सेंटर ऑफ ए पॉलीलाइन, ये गलत है हमारे पास, कि सेंटर नहीं होता है पॉलीलाइन का, ठीक है। क्योंकि हमारे पास देखोगे ये सेंटर है, लेकिन सेंट्रोइड हमारे पास क्या है, आउटसाइड द स्ट्रक्चर है हमारे पास, या पॉलीगन है आउटसाइड द, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 क्वेश्चन, कि द एरिया ऑफ ए बफर ऑफ 50 मीटर अराउंड ए प्रपोज्ड 1 किलोमीटर स्ट्रेट रोड, तो वहाँ पर क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। कि 1 किलोमीटर का रोड है, मतलब 1000 मीटर, तो हमें इसका क्या है, ये जो 1 किलोमीटर का स्ट्रेट रोड है उसका एरिया ऑफ बफर निकालना है विद 50 मीटर हमारे पास जो बफर का एरिया है हमारे पास, जो बफरिंग का डिस्टेंस है 50 मीटर है, तो एरिया ऑफ बफर निकालना है। तो इसमें देखिए, जब आप लाइन बना रहे हो तो एक यहाँ से लेते हैं, ये लाइन हो गई हमारे पास, ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है इसका एक अलग बफर बनेगा और लाइन का अलग बफर बनेगा। तो बफरिंग मतलब कि 50 मीटर डिस्टेंस पे कितना एरिया कवर कर रहा है ये, तो लाइन से 50 मीटर डिस्टेंस हो गया, और पॉइंट का जो बफरिंग एरिया रहेगा वो सर्कल रहेगा, तो ये सर्कल हो गया, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन का 50 मीटर पे ये स्ट्रेट लाइन, मतलब रेक्टेंगल हो गया एक, ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। तो अगर पूरा देखा जाए कि 1 किलोमीटर रोड का कितना बफरिंग एरिया हो गया, ये देखिए ये वाला हो जाएगा, ये वाला बफरिंग एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो दो तो सर्कल हो गए और हमारे पास ये एक रेक्टेंगल हो गया, तो 2 सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा और एक हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा, अगर सिंपल कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो देखिए हमारे पास ये वाला पार्ट का एरिया आ गया, ये वाला पार्ट का एरिया आ गया, और ये वाला रेक्टेंगल का एरिया आ गया। तो 3 एरिया की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, जिसमें हमारे पास एरिया 1 और एरिया 3 बराबर हो जाएगा, जो कि सेमी सर्कल का एरिया होगा, जिसका रेडियस कितना हो गया बफरिंग जोन के बराबर, जो कि 50 मीटर है हमारे पास। तो अगर रेडियस 50 मीटर का एरिया ऑफ सेमी सर्कल आप निकालते हो तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा 50 मीटर हमारे पास। तो इससे क्या है, एरिया 1 निकल गया जो कि एरिया 3 के बराबर रहेगा। अब बात आती है एरिया 2 की, तो लेंथ हमारे पास कितनी है 1 किलोमीटर, मतलब कि 1000 मीटर है आपकी, ठीक है। और हमारे पास 50 मीटर ये है और 50 मीटर ये है, टोटल कितना हो जाएगा, विड्थ कितनी हो जाएगी 100 मीटर हो जाएगी आपकी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एल इंटू बी, 1000 इंटू का 100 हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो टोटल एरिया ऑफ बफर जोन कितना हो जाएगा आपका, एरिया 1 + 2 + 3, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर प्लस एल इंटू बी प्लस का हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो टोटल आप देखोगे इसको कैलकुलेशन करके तो 107850 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रखा है, आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ ए ट्रेवर्स हैविंग एरर ऑफ क्लोजर ऑफ 0.5 मीटर एंड पेरीमीटर ऑफ 100 मीटर। तो आपको डिग्री ऑफ एक्यूरेसी निकालना है, जो कि एरर ऑफ क्लोजर बाई पेरीमीटर E/P के बराबर होता है। तो एरर है 0.5 मीटर और पेरीमीटर है 100 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 0.005, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 0.005, जो कि गेट आंसर के रेंज में लाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग द फॉलोइंग रिग्रेशन इक्वेशंस द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू सर्वे क्वांटिटी x एंड y विल बी। तो इसका सॉल्यूशन आपको सिंपली एक फॉर्मूला होता है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x का मल्टीप्लिकेशन का अंडर रूट होता है। तो by(x) इंटू का bxy का स्क्वायर रूट करोगे तो आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मिलेगा। लेकिन ये जो दो क्वांटिटी हैं by(x) और bxy कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको क्या लाइन जो इक्वेशन है हमारे पास वो लिखनी पड़ेगी, लाइन x ऑन y, जिससे आपको क्या मिलेगा bxy मिलेगा। और जब आप लाइन y ऑन x लिखोगे तो आपको
रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स की वैल्यू मिलेगी। वो कैसे निकालते हैं, देखिए पहली इक्वेशन ये है हमारे पास 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 98। तो y ऑन x लिखा आपने, y इज इक्वल टू 2/5x प्लस 98/5 हो गया। ठीक है, मतलब कि सिंपली y को 5y को इधर ले जाइए, 2x प्लस 98 हो गया, और ये 5 से डिवाइड करोगे तो सिंपल ये फॉर्म में हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। दूसरी इक्वेशन है, ये हमारे पास y ऑन x है, तो आपको जो इसका रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा, जो x का कोफिशिएंट होगा जैसे 2/5, वो क्या हो जाएगा हमारे पास b/x की वैल्यू हो जाएगी। फिर आपने लाइन x ऑन y लिखे, तो ये क्या है हमारे पास 6x माइनस 7y प्लस 114 इज इक्वल टू 0 है हमारे पास। तो यहाँ पे x की फॉर्म में हमारे पास लाइन x ऑन y लिखा, तो ये आपकी हो गई 7/6 y माइनस 114/6 हो गई। तो ये जो y का जो कोफिशिएंट है 7/6, वो क्या है हमारे पास bxy के बराबर है। तो आपको by(x) की वैल्यू 2/5 मिली और bxy की वैल्यू 7/6 मिली। दोनों का मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट करोगे तो आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू मिलेगी। तो गेट की रेंज कितनी है आपकी 0.68 से 0.69, और आपका आंसर कितना है 0.683। तो आपका 42 का आंसर कितना हो जाएगा 0.683। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 कि इफ पॉपुलेशन वेरिएंस इज 14.8, सैंपल वेरिएंस इज 15.4 एंड द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 10, देन काई स्क्वायर वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है कि काई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो है n-1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर। n-1 जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो कि 10 गिवन है हमारे पास। एस जो है वो हमारे पास क्या होता है एस स्क्वायर जो वेरिएंस होता है सैंपल वेरिएंस, जिसकी वैल्यू हमें डायरेक्टली 15.4 गिवन है। उसके बाद सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो पॉपुलेशन वेरिएंस होता है जिसकी वैल्यू हमें 14.8 गिवन है। सिंपल आपको इस फॉर्मूले में पुटअप कर देनी है वैल्यू 10 इंटू 15.4 बाई 14.8, आपका आंसर आ जाएगा 10.40। ठीक है, तो आपका जो रेंज है गेट का आंसर है वो 10.38 से 10.44 है, जो कि इस रेंज में लाई करता है। तो आपका जो आंसर है 43 का कितना हो जाएगा 10.4 आंसर हो जाएगा आपका। 2 डेसिमल तक है तो आपको 10.40 आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाइट ऑफ ए स्टेशन डिटरमाइंड बाय GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इज 284.097 मीटर एंड जियोड हाइट ऑफ ए स्टेशन इज माइनस का 30.052 मीटर। द एलिवेशन ऑफ द स्टेशन निकालना है हमारे पास और राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल पॉइंट तक। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि एलिवेशन ऑफ स्टेशन कितना हो जाएगा h माइनस एच। एच क्या है हमारे पास इलिप्सॉइडल हाइट जो GPS से मिलती है हमें, और जियोड हाइट जो होती है वो हमारे पास दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। जो जियोड सरफेस होता है जो कि हम अर्थ की शेप को मानते हैं, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, और इलिप्सॉइड सरफेस जो हमारे पास GPS की कैलकुलेशन में कैलकुलेट होता है। तो इलिप्सॉइड से हमारे पास जो मिलता है वो इलिप्सॉइडल हाइट हो जाएगी, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है वो जियोड हाइट होती है हमारे पास। डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं जियोड हाइट बोलते हैं हमारे पास। तो ये जब नीचे की साइड रहता है जियोड शेप तो नेगेटिव रहता है हमारे पास n की वैल्यू, और जो अगर जियोड शेप ऊपर है तो पॉजिटिव रहती है हमारे पास। बट हमारे पास क्या है यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव दे रखी है, इसका मतलब जियोड हाइट नीचे लाई करेगी इस पॉइंट के ऊपर। तो जब हमें एलिवेशन ऑफ स्टेशन निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है h माइनस का n। h हमारे पास इलिप्सॉइडल हाइट जो गिवन है, और n हमारे पास जो जियोड हाइट है वो गिवन है हमारे पास। दोनों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ऐड ऑन हो जाएगी, तो 314.149 मीटर का आपका आंसर आ जाएगा। और आप देखोगे गेट का जो रेंज है आंसर की वो भी उसके अंदर लाई कर रहा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास 45 कि नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू कवर एन एरिया ऑफ 9 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एस्टर GDM, मतलब कि एस्टर GDEM आर नंबर ऑफ सेल्स बताना है हमारे पास। उसके लिए हमारे पास एक चीज़ पता होनी चाहिए, हम क्या बैक कैलकुलेशन करना है आपको हमेशा। तो बैक कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ सेल्स निकालना है। तो एरिया जो कि ग्राउंड पे कवर किया गया है जो कि हमें गिवन है हमारे पास 9 स्क्वायर किलोमीटर, और एरिया बाई 1 पिक्सल सिंगल सेल कितना कवर करेगा उसका एरिया हमें पता करना है। तो ये एरिया कैसे निकलता है हमें स्पेशल रिजोल्यूशन निकलता है। तो हमें क्या सिंपल है स्पेशल रिजोल्यूशन अगर पता चल जाता है एस्टर GDM का तो आप क्या नंबर ऑफ सेल्स निकाल सकते हो। स्पेशल रिजोल्यूशन कितना होता है 30 मीटर होता है हमारे पास एस्टर GDM का। तो सिंगल सेल कितना कवर करेगी 30 इंटू 30/30 मतलब 900 मीटर स्क्वायर कवर करेगी, और 9 किलोमीटर स्क्वायर है, इसको कन्वर्ट किया 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻⁴ मतलब कि 10,000 नंबर ऑफ सेल्स निकल जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा 10,000 हो गया। तो आपको कुछ चीज़ें जो है पता होनी चाहिए, कुछ डेटा गिवन नहीं था हमारे पास 22 एग्जाम पेपर में जो कि आपको पता होनी चाहिए था। जैसे हमने सर्वे ऑफ इंडिया की जो टोपोशीट्स टोपोग्राफिकल मैप देखा था
उससे रिलेटेड भी हमें पता होना चाहिए था। तो वो सब हम अब मैंने वीडियो लेक्चर में कवर किया हुआ है, आप इजीली रेफर कर सकते हो हमारी वीडियोज़ को। तो ये हमारे पास 2 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है कॉमन पार्ट का। तो इसमें हमारे पास पूछा गया है कि इफ़ ए 1:50,000 स्केल मैप इज डिजिटाइज्ड टू एन एक्यूरेसी ऑफ प्लस माइनस का 0.5 मिलीमीटर, द लेवल ऑफ एरर दैट माइट बी एक्सपेक्टेड इन ग्राउंड इज इन मीटर में निकालना है। तो सिंपल है ये तो फॉर्मूला। मतलब इसमें देखो क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है जैसे कि टोपोग्राफिकल मैप्स हमें पता होना चाहिए, ये चीज़ पता होनी चाहिए, लेकिन ये सिंपल है, सर्वेइंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको एक्यूरेसी निकालनी है तो स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए एक्यूरेसी हमारे पास जो गिवन है वो है प्लस माइनस का 0.5 mm। अब यही रिप्रेजेंटेशन अगर हम ग्राउंड पे करेंगे तो लेवल ऑफ एरर आपको मिल जाएगा। तो 0.5 इंटू का स्केल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ग्राउंड का स्केल या ग्राउंड की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि स्केल क्या होता है, अगर आप सिंपली देखोगे, स्केल जो होता है कि एरिया या डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस ऑफ ए लाइन ऑन द मैप इज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस कवर्ड इन द ग्राउंड। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू पता है, एरर की वैल्यू अगर हमें पता है तो 0.5 mm ये हो गया हमारे पास, हमें निकालना ये है। तो डी ग्राउंड को DG में डिनोट करता हूँ और स्केल हमारे पास कितना है 1:50,000। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास, नीचे की तरफ जाएगा तो 1 में DG आ जाएगा और ये 1 में 0.55 आ जाएगा। तो जब इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, लेवल ऑफ एरर, या फिर आप इसको कह लीजिए ग्राउंड पे कितना एरर रहेगा वो मैप की एक्यूरेसी पर डिपेंड करेगा और उसके स्केल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ग्राउंड का मिल जाएगा। तो अगर आप ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहते तो सिंपली आप कर सकते हो कि लेवल ऑफ एरर निकालना है, एक्यूरेसी ऑन द मैप और उसके स्केल से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0.5 इंटू का 50,000, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है वो हमारे पास, तो ये mm में आएगा। जो इसकी यूनिट रहेगी वही हमारे पास लेवल ऑफ एरर की यूनिट हो जाएगी। बट हमें निकालना है किस में, मीटर में निकालना है। तो 1000 से डिवाइड किया तो आपको कितना मिल जाएगा, 25 मीटर आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि 25 आंसर हो जाएगा आपका। तो जब एक्यूरेसी मैप की 0.5 mm है और उसका स्केल जो है वो 1:50,000 है, तो ग्राउंड पे आपको लेवल ऑफ एरर कितना एक्सपेक्ट मिलेगा, ग्राउंड पे वो मिलेगा आपको 25 मीटर का। सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना है स्केल से, जो भी एक्यूरेसी होगा वो आपको ग्राउंड पे मिल जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे 22 गेट एग्जाम में, जो कॉमन पार्ट था। अब इसके बाद जो आता है वो हमारे पास सेक्शन 1 पार्ट बी का आता है हमारे पास, जिसमें सर्वेइंग एंड मैपिंग है हमारे पास। और पार्ट बी का सेक्शन 2 जो है वो हमारे पास क्या होता है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग होता है हमारे पास, DIP होता है। तो इमेज प्रोसेसिंग का पार्ट होता है। तो आपके ऊपर ऑप्शनल है, सेक्शन 1 चूज कीजिए या सेक्शन 2, बट आपको एक सेक्शन चूज करना पड़ेगा, या तो सेक्शन 1 या फिर सेक्शन 2। आप दोनों के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, उसमें एक टिक का ऑप्शन आता है गेट एग्जाम में, तो आप उसको टिक करना पड़ेगा और फिर उसी पार्ट को आपको सॉल्व करना पड़ेगा हमारे पास। और इनकी जो रैंक या मार्क्स का जो कैलकुलेशन होता है वो किसी को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, कॉमन है, जिसमें जिसमें मार्क्स आ जाए। तो आपको जो सेक्शन, जो गेट जियोमेट्रिक्स का सिलेबस का पार्ट है, जो सेक्शन है जो इजी लगे आपको, वो आपको चूज करना है, उसी को पढ़ना है, दूसरे सेक्शन को आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पूरा पार्ट भी कवर करेंगे, उसमें सेक्शन 1 भी और सेक्शन 2 भी। हमने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं और जैसे कि हर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को गैदर किया हुआ है एक्सप्लेनेशन के अंदर, वैसे ही हमने इसका सॉल्यूशन भी ले रखे हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं पूरे 84 क्वेश्चंस, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों को मिला के। तो हम ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे पास टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है वो, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आप हमारे साथ व्हाट्सअप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी आरयू ज्योमेट्रिक्स के साथ करते रहिए। थैंक यू।